समाई हुई है। और आज भी जब मैं हल्द्वानी आया तो मुझे उनकी पवित्र स्मृतियां याद आई। मैं उनकी पवित्र स्मृतियों को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए अपनी बात को आगे कहता हूँ। अपने जीवन काल में उन्होंने इस प्रदेश के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत संघर्ष किया और निश्चित रूप में आज हल्द्वानी जहां तक पहुंचा है उसके पीछे उनके तत्कालीन संघर्षों का परिणाम आज परिलक्षित होता है। अब उनकी उस लड़ाई को हमारे युवा साथी और उनके सुपुत्र सुमित हृदय से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके संघर्षों को प्रेरणा देकर, उनके संघर्षों से प्रेरणा देकर वो इस विकास के युग में आगे इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को विकास की दौड़ में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हमारे बहुत ही अग्रज हमारे आदरणीय कुशवाहा जी ने बात कही, मैं उसी बात से बात शुरू करूंगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के नशे में मदहोश हैं। प्रदेश की जनता ने जिन लोगों के हाथों में सत्ता दी, वो लोग सत्ता में बैठने लायक और इस प्रदेश की सत्ता को चलाने लायक नहीं थे। इस बात को उन्होंने प्रदर्शित किया है। अपने तमाम कारनामों से इस बात को उजागर किया कि वो सत्ता चलाने के जानकार नहीं है, सत्ता चलाने का उन्हें कोई, उनके पास वो कुवत नहीं है जिससे कि वो इस प्रदेश की सत्ता को चला सके। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रदेश के एक बहुसंख्यक समाज को खुलेआम गाली दी। और उससे भी बड़ी भर्त्सना इस बात की जानी चाहिए, उससे भी बड़ा खेदजनक ये है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल जी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दोनों से इस बात की मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष रहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस प्रदेश के बहुसंख्यकों को उस विधानसभा के पटल से मंत्री अपनी सीट पर खड़ा होकर, अपनी जगह पर खड़ा होकर गाली बके और उसका रक्षण, उसका संरक्षण इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष करें, तो ये नैतिकता कहती है कि उन्हें उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं मांग करता हूं कि वो दोनों लोग अपने पदों से इस्तीफा दें। अगर इस प्रदेश में थोड़ा भी वो इस बात को रखना चाहते हैं कि इस प्रदेश के नेताओं में नैतिकता बची है, उनमें नैतिकता बची है, तो उन्हें अपने इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष उस सीट पर बैठकर, पीठ पर बैठकर ये कह रही हैं कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। अरे भाई, राजनीति का सर्वोच्च मंत्री इस प्रदेश का वो विधानसभा है। कौन विधानसभा अध्यक्ष जी को इस बात को कहेगा कि इस प्रदेश की राजनीति में जो लोग जिस चीज को पसंद करते हैं और अपनी पसंद के अनुसार वोट देके जिन लोगों को वहां अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, वो लोग अगर अपने क्षेत्र के, अपने लोगों की बातों को वहां नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे? क्या विधानसभा अध्यक्ष जी के घर में आके कहेंगे? विधानसभा अध्यक्ष जी ये बताएं कि उन्होंने कैसे इस बात को कह दिया कि राजनीति का अखाड़ा नहीं है, राजनीति का केंद्र नहीं है। वो राजनीति का केंद्र है। विधानसभा अध्यक्ष जी गैर जिम्मेदाराना बात कर रही है और ऊपर से बोल रही है कि भाषण करने की जगह नहीं है। खुद तो भाषण दे रही है, खुद तो राजनीतिक भाषण दे रही है। आपने पीठ से सुना होगा, विधानसभा की अध्यक्ष जी पीठ से कह रही है कि यहाँ पर ये चर्चा करिए कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का हम कैसे जो है उसका प्रचार प्रसार कर सकें, कैसे प्रदेश में उन योजनाओं की बात कर सकें, ये बात करिए। लेकिन यहाँ पर अगर किसी को गाली दी गई सार्वजनिक रूप से तो उस पर बात मत करिए। ये क्या बात है भाई? ये क्या मजाक है? आप तो राजनीतिक उस पीठ से, जिस पीठ से ये अपेक्षा की जाती है कि ये पीठ सभी के साथ न्याय करेगी, उस पीठ पर बैठकर आप राजनीति कर रही हैं। आपने देखा होगा कई बार विधानसभा अध्यक्ष जी राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष जी आदरणीय कुशवाहा जी रहे। बहुत से ऐसे मौके आए होंगे कि पार्टी को और हमारी राजनीतिक विचारधारा को उनकी आवश्यकता भौतिक रूप में वहां पड़ी होगी, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में जाने से हमेशा परहेज किया। लेकिन आज खुलेआम राजनीति कर रहे हैं और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। जितना बड़ा
पाप प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ये भाषा से किया है, उससे बड़ा पाप पुष्कर सिंह धामी जी ने और विधानसभा के अध्यक्ष ने उनका बचाव करके किया। इसलिए मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच आज इस बात का द्योतक है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इन्होंने जब संकीर्णता की राजनीति पहले से स्थापित की तो आज वो संकीर्णता की राजनीति यहां तक आ गई है कि उत्तराखंड के इस बहुत ही ऐसे खुशनुमा माहौल में इस प्रकार का एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछालने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये उसी संकीर्णता की राजनीति की आगे की सीढ़ी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष दोनों से भाजपा हाईकमान इस्तीफा दे। नंबर 1 बात। मेरे प्यारे साथियों, मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं और दूसरा बिंदु है यूसीसी। बहुत प्रचारित किया गया पिछले 6-8 महीनों से, हर चुनाव में प्रचारित किया गया, हर चुनाव में प्रचारित किया गया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूसीसी लाएगा और उस यूसीसी से बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इस यूसीसी से किसके जीवन में बदलाव आया? हमारे प्रदेश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, 8-8, 10-10 हजार की नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। हमारे तमाम विद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक हैं वो बड़े समय से मांग कर रहे हैं कि हमारे जीवन में बेहतरी के लिए हमारे तनख्वाह में कुछ इजाफा कर दिया जाए। इस प्रदेश में 20, 22 या 25 हजार हमारे युवा उपनल की नौकरियों में बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन बड़े मुश्किल से कर रहे हैं और उन नौकरियों को करते उम्मीद बांधे हुए हैं कि भाई सरकार हमारे लिए कुछ हमें परमानेंट करने के लिए, हमारे वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ निर्णय लेगी। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम यूसीसी लेके आगे इससे सब चीजों का हल निकल जाएगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि इस यूसीसी में सिवाय इस बात के कि लिव एंड रिलेशनशिप को सरकार ने अधिकृत कर दिया, उसको आपने एक कानूनी जामा पहना दिया, आपने उसको लीगल एक्टिविटी में शामिल कर लिया, इसके अलावा किसी व्यक्ति के जीवन में इस यूसीसी से क्या बदलाव आ सकता है? और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए। हमारे अतीत में जिन शहीदों ने अपनी शहादत देकर इस प्रदेश को बनाने का काम किया, अपनी जान की कुर्बानी दी, उनकी आत्मा भी रोती होगी कि ऐसी सरकार आ गई, ऐसे मुख्यमंत्री और मंत्री आ गए, ऐसी मंत्री परिषद आ गई जिन्होंने इस उत्तराखंड प्रदेश को इस देवभूमि में पहला राज्य है कि जिन्होंने ये यूसीसी में ये शामिल किया है कि कोई बेटी और बेटा 2 साल किसी के साथ रह ले, लाइसेंस बना ले। वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ही तो है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, उनके परिवार की अगर किसी बेटी ने ऐसा किया, उन्हें कैसा लगेगा? क्या है मजाक है? उत्तराखंड प्रदेश के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के इस देवभूमि के अतीत से लेकर अब तक के संस्कारों के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ मजाक किया जा रहा है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये वादा करते हैं जनता से कि इस कानून की समीक्षा होगी सरकार आने पर, और सरकार ये बताए, अन्यथा सरकार ये बताए कि इस यूसीसी के अलावा आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। इस यूसीसी से फर्क पड़ने वाला है। बतेरे लोग जो इस प्रकार की नियत रखते होंगे, वो उत्तराखंड में आके सरकार ने उस यूसीसी के अंतर्गत ये भी कर दिया कि जो 1 साल से यहाँ रहेगा उसको भी स्थायी निवासी मान लिया जाए। हमारे हकों में उसको भी शरीक कर दिया गया है। बतेरे लोग आएंगे, लोगों के लिए तो यहाँ नंदनवन बन गया है। 1 साल में आओ, 1 साल एक तरफ कह रहे डेमोग्राफी चेंज हो गई, ऐसा बन गई नंदनवन, वही तो हुआ। मैंने अपनी भाषा में उसको नंदनवन कहा कि भाई ऐसे लोगों के लिए नंदनवन बना दिया कि आइए 1 साल रहिए, आपको आप यहाँ के स्थायी निवासी हो गए, और उसके बाद जो है आप जो है वो सर्टिफिकेट भी बनवा दीजिए कि भाई हम 2 साल के लिए रह रहे हैं, 3 साल के लिए रह रहे हैं, फिर तुम अपने रहते, हम अपने रहते। क्या है, क्या होगा हमारे समाज का? ये बहुत आपत्तिजनक है। और मैंने कहा है
कि सरकार आने पर इस कानून की निश्चित रूप में समीक्षा होगी और हमारे समाज के लिए जो हितकर नहीं होगा वो मान्य नहीं होगा, उसको हम बदलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस सरकार को ये सलाह दे कौन रहा है। क्या केंद्र सरकार उत्तराखंड को एक एक्सपेरिमेंट का हब बनाना चाहती है? क्योंकि इस कानून के बारे में केंद्र के भी बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया, वाह 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 वाह। तो क्या इसको एक्सपेरिमेंट का हब बनाना चाहते हैं लोग? इसलिए मैं इसको संदेह की दृष्टि से देखता हूं और सरकार से अभी भी कहता हूं कि इसको वापस लीजिए, ये उचित नहीं है, इसको वापस लीजिए। और अंतिम बिंदु मैं जो कहना चाहता हूं, सरकार ने इस दौरान, आप सब जानते हैं, आदरणीय कुलवाल जी ने भी कहा, पहले तो कहा कि हम गैरसैन्य सत्र करेंगे, बजट सत्र गैरसैन्य में करेंगे, और गैरसैन्य बजट सत्र करने के बाद इनको पता नहीं क्या हुआ, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं हम गैरसैन्य नहीं जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि देहरादून में सत्र होगा। जो कार्य नियमावली की जो किताब है, जो नियम है, उसमें लिखा गया है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कम से कम 3-4 दिन का समय निश्चित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, इस राज्य के बारे में और सरकार की नीति के बारे में उसकी समीक्षा कर सके, उस भाषण की समीक्षा कर सके। लेकिन उसको आधे दिन में समेटा जाता है। बजट पर इतने विभागों का बजट और उसको भी एक दिन में समेटा जाता है। उसके बाद ये भू कानून, जिसको कि सरकार ने कहा, उस सरकार ने कहा कि बस हम ऐसा भू कानून लाने वाले हैं, ऐसा भू कानून लाने वाले हैं कि जिससे कि सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, भूमि से संबंधित सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा भू कानून लाने वाले। उसको भी आधे दिन में समेट दिया और सब मिला के पूरे सत्र को 4 दिन में समेट दिया। क्या है भाई? इसलिए मैं सरकार से, आप लोगों के माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं धामी जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नंबर 1, धामी जी, क्या ये बात सत्य नहीं है कि ये आपका प्रस्तावित जो आपने विधानसभा में पास कर दिया, जो कैबिनेट में आया और विधानसभा में आया, इस भू कानून में, ये भू कानून उत्तराखंड की जमीनों को, उत्तराखंड के निवासियों को बचाने से ज्यादा आपकी पार्टी की आंतरिक लड़ाई का परिणाम नजर आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये दृष्टिगोचर होता है कि ये त्रिवेंद्र रावत सरकार बनाम धामी सरकार का कृत्य है। क्योंकि इसमें एक ही चीज है कि जो 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने प्रोविजन किए थे, एक शब्द में, एक वाक्य में ये कहा गया कि वो सब निरस्त किए जाते हैं। क्या ये आप दोनों की लड़ाई का परिणाम तो नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं धामी जी से। नंबर 2 बात, धामी जी, अगर 2018 के कानून के प्रावधान इस उत्तराखंड के विरोधी थे, इस उत्तराखंड के अहित करने वाले थे, तो आज तक 2018 से अब तक हुए इस राज्य के अहित का भुगतान कौन करेगा? उस समय भी आपकी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है। अगर वो अहित हुआ है, उत्तराखंड का, इस प्रदेश का अहित हुआ, तो आप ये बताइए कि वो क्या अहित था और उस नुकसान की भरपाई आपकी पार्टी, आप या करने वाले लोग, क्या इस प्रदेश के उन अहितों का भुगतान वो करेंगे क्या? मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं। नंबर 3 बात, कि अगर आपने बदलाव कर दिया तो आप ये बताइए कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्या इस प्रदेश की सीमा में नहीं है? आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? आप ये बताइए कि देहरादून के बहुत से भाग, जैसे रायपुर है और अन्य भाग है वहां के, ऐसे कई भाग चिन्हित करके आपने क्यों छोड़ दिए उस भू कानून से? क्या वो इस राज्य के हिस्से में नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं। इस प्रदेश के नगर निकाय, नगर पंचायतें, नगर पालिका और निगम, ये पूरे भूभाग को छोड़ दिया आपने, तो क्या यहाँ भूमि की वो संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या भूमि को यहाँ माफियाओं से छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है? अगला प्रश्न मेरा, कि आपने कहा कि बाहर के लोग जमीन नहीं ले पाएंगे। आज तक जिन लोगों ने जमीनें लेकर नियमों का उल्लंघन किया, आपने इस एक्ट में ये प्रावधान क्यों नहीं किया कि उनकी सब जमीनें राज्य में निहित की जाएंगी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। आपने 6 महीने पहले इसका संदेश दिया, इस दौरान आपने कितने लोगों से सेटलमेंट किया? हमारे पास इसकी जानकारियां हैं, पर पहले आपको मौका देते हैं कि आप बताइए
आपने ऐसा 6 महीने पहले संदेश देकर इस बीच क्या क्या काम कराए, इस बीच क्या किया? आज पूरा प्रदेश धामी जी के इस भू कानून पर शंका की दृष्टि से देख रहा है। ये भू कानून किसी भी प्रकार से हमारे हितों की रक्षा करने वाला भू कानून नहीं है। इसलिए ये भू कानून सिर्फ और सिर्फ पेपरों की हेडिंग बनने के लिए, समाचार चैनलों की हेडिंग बनने के लिए और एक फोबिया पैदा करने के लिए, एक भूल पैदा करने के लिए, एक असमंजस पैदा करने के लिए है कि जो भोले भाले लोगों के दिमाग में ये बिठा सके कि सरकार ने हमारी भूमि को सुरक्षित करने के लिए, हमारे हितों को सुरक्षित करने के लिए कोई बड़ा कानून बना दिया। असर कम, प्रचार ज्यादा कि तगड़ा भू कानून, मजबूत भू कानून, कठोर भू कानून। भाई एक को तो सजा दिलाओ, एक को सजा दिलाएं, हम मानेंगे कि आपका भू कानून बहुत तगड़ा। एक के लिए प्रावधान हो कि 2018 से या 2002 से किसी ने गलत किया है तो उसकी भूमि को हम निहित कर रहे हैं, बताएं इन्होंने किसकी भूमि को निहित करने का प्रावधान से बनाया? खाली और खाली बेमतलब लोगों को ठगने का प्लान। तो इसलिए मेरा आप लोगों के चैनलों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता का मैं आह्वान करना चाहता हूं। देखिए, जनता का आह्वान इस रूप में करना चाहता हूं कि लहरों में बनी हुई सरकारें जनता के बारे में नहीं सोचती। ये प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो इतनी हिम्मत हुई ना ये कहा, वो इसलिए कह पाए कि वो लहरों में जीतते हैं, लोग उनको लहरों में जिता देते हैं। इसलिए मेरा इस प्रदेश की जनता का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि लहरों में बहकर, लहरों में और भावनाओं में बहकर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव न करें, बल्कि मेरिट के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर, अतीत से लेकर अब तक के अनुभवों के आधार पर वो जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। और जहां ये मेरिट और अतीत के अनुभवों के आधार पर जनप्रतिनिधियों का चुनाव लोग करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप में हमारे कांग्रेस के तमाम लोग चुनाव जीतेंगे। मैं आप सब लोगों के प्रश्नों का, अगर कोई प्रश्न आपके होंगे तो उनका उत्तर आखिरी में दूंगा। उससे पहले मैं भाई हेमेश खरवाल जी से ये चाहता हूं कि कुछ अगर छूट गया हो तो अपने शब्दों से उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गोयल जी। सम्मानित मंच और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, सम्मानित पत्रकार साथियों, माननीय कुंजवाल जी और माननीय गोयल जी की भावनाओं से खुद को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान भावी सरकार है उसका जन सरोकारों के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार फेल है। आपके हल्द्वानी में कुमाऊं का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर बन के रह गया। हम लोग अगर चंपावत टनकपुर से किसी को यहाँ भेजते हैं तो वो दूसरे दिन रामकुटी के लिए रेफर कर दिया जाता है। ये एक सोच थी तिवारी जी की कुमाऊं के लोगों को बेहतर इलाज हो, आज वो पूरी तरह से चल रहा है स्वास्थ्य। आप, मैं आज मेरे ख्याल में आपको ध्यान होगा एक आंदोलन चला था अल्मोड़ा से, नशा नहीं रोजगार दो, शायद आज उसकी वर्षगांठ ना हो, 22 फरवरी या 22-23 फरवरी को शुरू किया था, वो लोग वर्षगांठ मनाते हैं। आज पूरा पहाड़ इन्होंने नशे पे छाव किया। बड़ा दुख होता है मुझे जब इकलौते बच्चे और वो नशे, इस बैग के नशे करके और बेटे की घूमते हैं माँ बाप के सामने। एक माँ अगर अपने, मुझसे कहा एक माँ ने अपने बेटे के लिए कि ये मर जाता तो अच्छा होता, कि किस हालात में कोई माँ अपने बेटे के लिए कह सकती है। इस तरह से पूरी तरह इस बैग, और मैं तो इसलिए ज्यादा दुखी हूँ कि हमारा चंपावत जिला दूसरे नंबर में आ रहा है प्रदेश में, और सरकार को कोई सोच नहीं है। इनको लूटना है, कमाना है, शराब पहुंचनी चाहिए, होम डिलीवरी पहुंचनी चाहिए, घर घर शराब। आप हमारे चंपावत जिले के आप अखबार उठा के देखिए, हर दूसरे दिन उसको हाईलाइट करते हैं। पुलिस का तगड़ा प्रहार इतने ग्राम स्मैक के साथ, ये पुलिस का तगड़ा प्रहार, अरे खुलेआम दिख रहा है। गाड़ियां आती हैं बड़ी बड़ी, 10-10, 12-12, 14-14 उनकी छोटे लड़कों के वहां जाते हैं और खुलेआम स्मैक बिक रही है। क्या ये बिना पुलिस के संरक्षण के या बिना राजनीतिक संरक्षण के ये लोग काम कर रहे हैं? मगर इस सरकार को कोई कम नहीं है कि हमारा युवक कहाँ जा रहा है। एक दो बच्चे आज के जमाने में, और वो सब नशे का शिकार हो रहे हैं। एक बड़ा प्रहार दोबारा से मैं गुजराल जी से भी कहूंगा, कुंजवाल जी से भी कहूंगा, मैंने रावत जी को भी कहा, कांग्रेस पार्टी को, सड़क पर उतर के जन साधारण के मुद्दे पर एक फिर से नशा नहीं रोजगार तो पाठ शुरू
टू हो शुरू हो, उस पर सड़क पर उतरने की जरूरत है। मैं आप पत्रकार साथियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगह अब जो बड़े मीडिया घराने हैं ये सत्ता प्रतिष्ठान के रहमो करम पर और उनके इशारे पर चलने लगे हैं, मगर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आने के बाद जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, फ्रीलांस पत्रकार हैं, उनको लिखने की आजादी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगाती है कि इस लड़ाई में अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये समाज के ऊपर, समाज के लिए जो आपका और हमारा दायित्व, बहुत बड़ी कृपा होगी, इस लड़ाई को हम लड़ पाएंगे। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ, यहाँ के खनन का क्षेत्र आप देख लीजिए, पूरी तरह से रिवर चैनलाइज करनी हो या चैनलाइजेशन के नाम पर नए नए गधेरे पहाड़ के खोद के सरकार बेच रही है और सब बाहर के लोगों को लाके बेच रही, निजी क्षेत्र को देने का काम कर रही है। दोनों हाथों से यहाँ के संसाधनों की लूट हो रही है और कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको धमकाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको चुप करा दिया जाता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये जिस तरह से चुन चुन के हमारे संसाधनों को बेच रही है, आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया बागेश्वर में खड़िया बंद कराने का। मैं आपसे भी, ये चुन चुन के बेच रहे हैं, मैं आपसे भी आह्वान करना चाह रहा हूँ पत्रकार जगत के लोगों से, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, अगर तुम न जागे कलम के सिपाही, एक दिन ये सारा वतन बेच देंगे। आपको जागना होगा, इस लड़ाई में हमारे साथ चलना होगा। उत्तराखंड की लड़ाई अगर हम जीते, मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, उत्तराखंड की लड़ाई हम जीते इसलिए जीते कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी ईमानदारी के साथ इस लड़ाई में खड़ा था, उसने हमारे छोटे से संघर्ष को खड़ा करके दिखाया, इस लड़ाई में मदद करी और आज भी आप सबको बहुत जिम्मेदारी के साथ इस लड़ाई में सहयोग करना है, उत्तराखंड को बचाने में सहयोग करना है। मैं फिर जब क्रॉस क्वेश्चन होंगे और जवाब देंगे, उस टाइम कोई बात आएगी तो उनके जवाब हम देंगे, मगर मैं आपका आह्वान मैंने किया है तो ये मैंने आत्मा की गहराई से किया है कि कम से कम यहाँ के संसाधन और जो नशा और रोजगार की जो मांग है, इनको आप भी अपनी तरफ से उठाएं। और मैंने भी निर्णय लिया है कि मैंने कहा है अपने यहाँ, मैंने प्रेस करके कहा है कि फरवरी से मैं पूरे कुमाऊं में निकलूंगा, जगह जगह जाकर लगाऊंगा नशे के खिलाफ इस आंदोलन के लिए। मैंने अपने यहाँ प्रेस करके कहा है और मैं पूरा पूरा कुमाऊं की बेल्ट में, जो मैंने पीसी तिवारी जी से भी बात करी, मैंने प्रदीप टंडा जी से बात करी, जो उसका नशा नहीं आंदोलन के जितने योद्धा थे उनसे बात की है और हम जगह जगह जाकर लगा करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आपने मुझे यहाँ समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है? गोदियाल जी, एक चीज है, पूरी विधानसभा सत्र में सब कुछ हुआ, सबने बहुत अच्छे से विधानसभा सत्र में, तो चाहे पक्ष विपक्ष दोनों ही, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल जी वाली हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष वाली। इन सब के बीच में विपक्ष का ध्यान उस क्षेत्र की तरफ नहीं गया जो भविष्य की नींव तय करता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा पर जो खर्च होना था उस बजट में पिछले साल के मुकाबले कटौती कर दी गई। इस पर कोई विधायक बोलने को तैयार नहीं, विपक्ष का एक विधायक की शायद या तो संज्ञान में नहीं आया या फिर जानबूझ के इसको छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों है कि हम लोग शिक्षा के लिए इतना इनसेंसिटिव हो गए हैं कि हमें मतलब ही नहीं है कि बच्चे पढ़े या क्या करें। हमारे स्कूल सारे बंद हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी का पक्ष ये है कि ये ट्रेड सिर्फ स्टेट में नहीं है, ये ट्रेड केंद्र से है। केंद्र में भी मैंने ये पता चला है कि शिक्षा का बजट कम किया गया है और आप जानते हैं कि वर्तमान केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, शिक्षा पर ये कितने गंभीर हैं। जहां तक चर्चा की बात है कि विपक्ष ने चर्चा नहीं की, इसके पीछे कारण ये है कि विपक्ष ये चाहता था कि सदन का जो समय है वो लंबा हो, चर्चा हो, लेकिन विभागवार चर्चा ही नहीं हुई। जो सरकार ने चर्चा करने का समय नहीं दिया, अब चर्चा करने का समय नहीं दिया तो हम आप लोगों के सामने ही सड़कों पर आकर बोलेंगे। निश्चित रूप में ये बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार ने शिक्षा जैसे, जो कि भविष्य की फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि हम भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर सरकार ने कटौती की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बात की जाए, अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस की यहाँ पे हार हुई थी और उसको किस तरह देखते, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं बड़ी कांग्रेस के कोई भी नेता वहाँ पे खड़े नहीं आए। मेरी बात सुनिए,
सबसे पहली बात तो यह है कि नगर निगम हल्द्वानी का जो चुनाव है वो हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा। मैंने पहले ही हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको कहा कि भाई आप ही हमारे मेयर हो। मैंने इसीलिए कहा कि बहुत मजबूती के साथ उन्होंने ये चुनाव लड़ा। जहां तक परिणाम की बात है, इस प्रदेश के कम से कम 4 निगम ऐसे हैं जो कि पूरी तौर पर सरकार ने कैप्चर करके दिया, जिसमें सरकार ने धांधली करके चुनाव किया। ऐसे 4 निगम, उसमें से एक ये हल्द्वानी की। सर वही बात मेरी भी। अब आपका ये प्रश्न है कि नेता नहीं दिखे। सवाल ये है कि पंचायत ये नगर निकाय के चुनाव एक साथ होते हैं सब जगह, सबके तो पूरे प्रदेश में एक साथ होते हैं, तो सभी जगह एंगेजमेंट होते हैं नेताओं के कि भाई जैसे मैं खुद माफी चाहता हूँ, मुझे भाई का फोन आया था कि आपने यहाँ देना चाहिए, लेकिन मैं खुद नहीं आ पाया क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में भी बहुत संख्या में, चूंकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सबकी उम्मीद थी वहाँ की हमारे यहाँ एक दिन आनी है, और प्रत्याशियों का कोशिश ये होता है कि बड़े नेता आखिरी दिनों में आए, जब 3-4 दिन बच जाए तब आए। अब 3-4 दिन सभी जगह से डिमांड होती है, तो ये इसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई जानबूझ के आने आया। जो नहीं आ पाए हैं, जैसे हमारे सीनियर नेता कुंजवाल जी तो यहाँ थे, और भी लोग रहे होंगे, सुमित भाई थे, हैं? सर रहे तो सब ना, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई क्यों क्योंकि आवाज आज इनके साथ हुआ है, कल कोई और कांग्रेस का नेता मैं होगा, यही कह रहा हूँ कि यही बात होनी है। अभी हेमंत सिंह ने जो कहा कि हमारी इस आवाज के साथ आप लोग भी आवाज दीजिए, हमारी आवाज इसलिए दब रही है कि हमारी आवाज को आपने कल परसों समाचार पत्रों के हेडिंग देखे होंगे, ऐसी बातों का ध्यान बड़ी प्रमुखता से मिल रहा है कि जो सरकार के एडवर्टाइज के रूप में है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि मीडिया विपक्ष की आवाज को ज्यादा तहरीर देता था। कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं हल्द्वानी का मेयर गुटबाजी की भेंट चढ़ गया, क्योंकि जिस प्रकार से जो निर्णय मैं ऐसा नहीं मानता कि सभी लोगों ने मेहनत की, और अगर कहीं कभी रह गई होगी तो भविष्य में उस कमी को हम लोग मिल बैठकर आगे उसको पूरा करके उस कमी को दूर करें। सर प्रदेश में कई जगहों पर आप बिल्कुल करीब से हारे हैं, तो क्या चुनावी मैनेजमेंट की कमी मानते हैं सर? उसमें कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया। हमारे प्रत्याशी भी योगी प्रत्याशी थे, उन्होंने भी के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन दुर्भाग्य यह है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली कर दी, उसको कहीं आप लोग लगा करने की स्थिति नहीं है। सर हम तो तभी किस तरह की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस बूथ में हमारा एजेंट होता है उसको रूप पत्र सत्र सी के नाम से भर के देता है, उसमें जितने वोट पड़े हैं उतने वोटों की काउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन जब काउंटिंग हुई तो जिस बूथ पर 200 वोट पड़े थे वहाँ 350 वोट गिरे थे। ये एक बूथ पर नहीं है, करीब 22 साल हमारे 22 बूथ ये सारी चीजें आपके ही एजेंट जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने न तो संज्ञान में लाए किसी के। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एजेंट को जो फॉर्म मिलता है इस बूथ पर इतने वोट पड़े, वो फॉर्म उन्होंने प्रत्याशी को दे दिए, उसी को हम आधार मानते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं, लेकिन जब काउंटिंग होती है उस समय उस बूथ पर 200 के बदले अगर 350 वोट मिलते हैं, वहां पर हमारे एजेंट ने विभाग भी खड़ा किया।